हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 7 मार्च 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हमें थोड़ा काम हो जाने की वजह से हम ललन टॉप क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं। सिर्फ हम आज के करंट अफेयर क्वेश्चन कराएंगे, जो कि 7 मार्च के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, जिसको हम पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप सभी हमारे साथ 15 मिनट तक बने रहेंगे, जिनमें हम 10 प्रश्न को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कोलकाता में हुई है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो संयुक्त नदी आयोग की बैठक इस बार 86वें नंबर की है। इसका बैठक यानी कि आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। यह बैठक कहाँ पर हुई है, मतलब किसके साथ हुई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग की बैठक होती है। इस बार 86वें नंबर की है। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों के मध्य जो नदी विवाद है उसको सुलझाना, उसको निपटाना है। ठीक है। अगर बात करें कि किस नदी का विवाद है, तो तीस्ता नदी का विवाद अगर पूछे किसके बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। और जो गंगा नदी पर कोलकाता में फरक्का बांध बना है, इस पर भी विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है। कौन कौन से अभ्यास होते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में? बंगोसागर अभ्यास और संप्रीति अभ्यास होते हैं। ठीक है। तो ये आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गुआम देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भारत ने भाग लिया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सी ड्रैगन अभ्यास, सी ड्रैगन 2025 यह क्या है? तो एक नौसेना का अभ्यास है। इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो गुआम देश के पास प्रशांत महासागर में किया गया है। इस अभ्यास में अगर पूछे कुल कितने देशों ने भाग लिया है, तो 5 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है, जिसमें भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में शामिल है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि मालाबार अभ्यास में कितने देश भाग लेते हैं, तो 4 देश भाग लेते हैं, जिसमें है यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और वहीं पूछे कि क्वाड जो बैठक होती है, यह कितने देशों के बीच होती है यह बैठक? तो ये भी 4 देशों के बीच बैठक होती है, और यही चारों देश जो है क्वाड में शामिल हुई हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा धन अगर पूछे कि वैश्विक रूप से किस देश के पास है, तो यह सूची जारी करी गई है, जिसमें हमारे भारत का स्थान है चौथा। ऑप्शन डी है चौथा। अगर इसकी व्याख्या देखें तो वेल्थ रिपोर्ट जो जारी किया गया है नाइट फ्रैंक के द्वारा, और यह कहाँ की संस्था है? तो यह यूके यानी ब्रिटेन की संस्था है। इस रिपोर्ट में वैश्विक धन देश जो केंद्र देश हैं उसके बारे में चर्चा करी गई है। तो वैश्विक धन केंद्र देश के बारे में इसमें चर्चा करी गई है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा धन जो है वैश्विक स्तर पर किसके पास है? यूएसए के पास है। दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा स्थान जापान का है, और चौथा स्थान वैश्विक धन केंद्र में किसका है? तो हमारे भारत का है। ठीक है। तो वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक धन केंद्र में भारत की रैंक क्या है? चौथा है। कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स में देख लेते हैं भारत की रैंक क्या है। सॉरी, जैसे है 105वां किस में है भारत की रैंक? तो हंगर इंडेक्स में है। थर्ड स्थान किस में है? एशिया पावर इंडेक्स और यूनिकॉर्न इंडेक्स में है। चौथा स्थान है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। और 10वां स्थान किस में है? साइबर क्राइम इंडेक्स और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में है। 76वां स्थान है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। 134वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93 नंबर है। 159वां स्थान किस में है? प्रेस फ्रीडम में है। 129वां स्थान किस में है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है। 108वां स्थान जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स। 116वां स्थान शांति सूचकांक में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा। हाल में फीफा ने विश्व कप 2026 में किसे प्रतिबंधित किया है? तो 2026 का फीफा जो है कहाँ पे होना है, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन बैन किन देशों को किया गया है? तो पाकिस्तान, रूस और कांगो में जो है इन 3 देशों को जो है 2026 के फीफा के लिए बैन कर दिया गया है। बात करते हैं फीफा की शुरुआत कब होता है। तो फीफा की शुरुआत होता है 1904 में। तो इसकी स्थापना 1904 में होता है। और फीफा का मुख्यालय पूछे कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे कौन है? तो इन्फेंटिनो साहब इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं।
पहली बार अगर पूछे कि फीफा का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 1930 में किया गया था। कहाँ पर? उरुग्वे देश में किया गया था। और विजेता कौन बना था? तो विजेता भी उरुग्वे ही बना था। अभी हाल ही में 2022 का जो फीफा हुआ था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कतर, दोहा में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल मैच अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया था, जिसमें अर्जेंटीना जीत जाता है और फ्रांस उपविजेता बन जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि 2026 का फीफा कहाँ पे होगा, तो यह नॉर्थ अमेरिका में होगा। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में होगा। और नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत 3 देश आते हैं, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में ऊपर कनाडा हो जाएगा, फीफा और कनाडा, बीच में यूएसए हो जाएगा और नीचे मैक्सिको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहीं पे बात कर लेते हैं कि 2026 के फीफा में कितने देशों को बैन किया गया है, तो 3 देशों को जो है बैन कर दिया गया है। 3 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, इसके बाद रूस है, और तीसरा देश अगर पूछे कौन सा है, तो कांगो देश है। ठीक है, एशिया में अगर पूछे सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है, तो डूरंड कप है, एशिया का सबसे पुराना है। और बाकी के अगर बात करें कि फुटबॉल जो फीफा है, या अगर पूछे किसका खेल होता है फीफा में, तो फुटबॉल का खेल होता है। और फुटबॉल की कौन कौन सी ट्रॉफी हैं? डूरंड कप है, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, रोवर्स कप और बीसी राय कप होता है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ प्रारंभ होंगे, तो यह एक बार फिर से जो है इसका दूसरा संस्करण दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इसका इस बार से दूसरा संस्करण है। और बात करें कि आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो दिल्ली में किया जाएगा। और पहला संस्करण भी कहाँ पर आयोजित किया गया था? दिल्ली में ही किया गया था। इस बार कुल कितने खेल खेले जाएंगे, तो 6 खेल खेले जाएंगे। और कुल कितने एथलीट इसमें भाग लेंगे, तो 1230 एथलीट इसमें भाग लेंगे। और इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है, तो मनसुख मंडाविया जी ने इसका शुरुआत किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरद कमल का संबंध किससे है? तो शरद कमल का संबंध अगर पूछे किस खेल से है, तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो शरद कमल अगर बात करते हैं ये किसके खिलाड़ी हैं, तो टेबल टेनिस के ये फेमस खिलाड़ी हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह के दौरान ध्वजवाहक अगर पूछे किसको बनाया गया था, तो शरद कमल और पीवी सिंधु जी को बनाया गया था। एक खेल की शुरुआत, मतलब एक खेल में पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1991 से 92 में की गई थी। और पहली बार यह पुरस्कार किसको दिया गया था, तो विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके 2021 में कर दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहली बार अगर पूछे किसको दिया गया है, तो शरद कमल को दिया गया है, जिन्होंने घोषणा की शुरुआत, मतलब घोषणा लेने की, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, और वहीं पूछे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में टोटल इनामी राशि कितनी होती है, तो 25 लाख रुपए होती है। और 2024 में अगर पूछे कितने लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो 4 लोगों को दिया गया है। कितने? तो 4 लोगों को दिया गया है, जिनमें है डी गुकेश, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। मनु भाकर निशानेबाजी की प्लेयर हैं। और प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक है, तो 2024 में 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है, तो यह मंजूरी मिली है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पर्वतमाला परियोजना यह क्या है, एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है। और इसका जो है अभी हाल ही में मंजूरी किस राज्य को दिया गया है, तो पीएम मोदी जी जो है उत्तराखंड के दौरे पे गए थे, तो इसकी मंजूरी दी गई है उत्तराखंड राज्य को। ठीक है, इसमें मंजूरी में अगर पूछे किन 2 स्थानों को जो है रोपवे के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा, तो गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब जो कि चमोली में है, इनको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इनको कनेक्ट किया जाएगा। दोनों के बीच की दूरी अगर पूछे कितनी है, तो लंबाई है 12.4 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी रहेगी, आप देखते होंगे कि फिल्म वगैरह में जो ऐसे डब्बे की तरह होता है, ये रस्सी से बंधा होता है, मतलब रस्सी के सहारे जो है इधर से उधर ले जाता है, इसी डब्बे को हो जो है रोपवे के माध्यम से इधर उधर लिया जाता है, तो इसी को जो है बोला जाता है। तो इसकी क्षमता अगर पूछे कितनी है, तो इस रोपवे की क्षमता है पर डे 1100 व्यक्ति, 11,000 व्यक्ति जो है इस पर यात्रा कर सकते हैं। ठीक है,
तो पर्वतमाला परियोजना अभी हाल ही में किस राज्य को मंजूरी दी गई है? उत्तराखंड को। कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगी? तो गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब चमोली से कनेक्ट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें तो हमारा प्रश्न है 8वां। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया है अजय भादु जी को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। बात करते हैं इसकी शुरुआत कब करी जाती है? तो 2016 में इसकी शुरुआत करी जाती है। इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो किसानों के द्वारा जो भी प्रोडक्ट यानी कि जो भी सब्जियां वगैरह या फिर अनाज उगाए जाते हैं उनको जो है डायरेक्ट सरकार के पास बेचना है। ठीक है, यानी कि बीच में कोई भी दलाल ना रहे, इसको समाप्त करने के लिए जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत सरकार ने 2016 में करी थी। ठीक है, तो दलाल या मध्यस्थ को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। यानी कि पहले क्या होता था, किसान वगैरह जो भी फसल उगाते थे, सब्जियां वगैरह उगाते थे तो कहाँ जाता था? दलाल के पास। दलाल जो है किसानों को कम पैसे देते थे और अपनी सब्जियों को जो है ज़्यादा कीमत पर सरकार के पास भेज देते थे। ठीक है, तो इसी को समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को जो है समाप्त कर दिया गया है। और अभी हाल ही में अगर पूछे कि GEM का नया CEO किसे बनाया गया है, तो अजय भादु जी को बनाया गया है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन में देख लेते हैं। तुहिन कांता पांडे जी को सेबी का ग्रामाध्यक्ष बनाया गया है और डॉक्टर अजीत रत्नाकर जी को RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये भी 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक मार्च को, मतलब प्रत्येक 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो जन औषधि, इसमें आप सभी को 2 प्रश्न याद रखना है। एक तो सप्ताह कब मनाया जाता है, जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है, और दूसरा पूछा जाएगा जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। तो सप्ताह मनाया जाता है 1 से लेकर 7 मार्च के बीच में जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। और जन औषधि दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो यह 7 मार्च को मनाया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? तो आप सभी देखते होंगे कि जैसे किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर जो है खुद जो दवा लिखते हैं उनके साइड में व उनके थोड़ा आसपास जो क्लिनिक होता है वहीं की वो दवा लिखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से दवाई पे उनको जो है क्या थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पैसे मिल जाता है और इसके बाद वो दवा कहीं और नहीं मिलती, तो व्यक्ति की मजबूरी बन जाती है मरीज की कि वहीं आसपास के जो मेडिकल स्टोर हैं वहीं से उसको दवा मतलब मिल जाए, यानी कि दवा जो है वहीं से लेना पड़ता है और जिसकी वजह से व्यक्ति या मरीज को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो सरकार का उद्देश्य है कि कम रुपए में जो है सेम जो डॉक्टर दवा लिखें वही दवा जो है आसपास मेडिकल स्टोर पर मिल जाए, जो कि सेम दवा रहे। हो सकता है कि उसमें जो थोड़ी सी क्वालिटी हो, डिफरेंस हो, लेकिन कार्य जो है सेम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है जन औषधि पहल शुरू किया गया था, जिससे सस्ती दवा और सेम साल्ट की दवा उपलब्ध कराया जाए, जिन्हें जेनरिक दवाएं कही जाती हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखना है, जन औषधि सप्ताह और जन औषधि दिवस। वहीं अगर बात करें कि राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है, तो यह 1 सितंबर से लेकर 31 सितंबर के बीच जो भी मनाया जाता है वो राष्ट्रीय पोषण माह के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह केरल में हुई है। कहाँ पर? केरल में हुई है, ये आपको याद रखना है। गो समृद्धि यह क्या है? एक मवेशी बीमा योजना है और किसने लॉन्च किया है? तो केरल से शुरू किया गया है। अगर पूछे किस जिला से, तो एर्नाकुलम जिला से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को पता है कि जो भी किसान भाई होते हैं वो पशु पालन करते हैं, अगर उसमें पशु की मृत्यु हो जाती है या फिर दुग्ध उत्पादन में यानी कि धीरे धीरे जानवर जो है दूध देना कम कर देता है, तो ऐसी समस्या जो है किसान के पास ना आए उसके लिए सरकार जो है बीमा कवर करेगी और इसी के लिए जो है गो समृद्धि योजना शुरू किया गया है केरल में। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए और इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।